योगराज का पार्टी हाउस। योगराज अपने कमरे में चैन की नींद सो रहा था कि तभी उसे जोर जोर से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। ये खटखटाने की आवाज गजेंद्र पाल की थी। गजेंद्र पाल दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, भैया जी उठिए, आप यहाँ चैन की नींद सो रहे हैं, ऐसी खबर है कि नींद और चैन दोनों ही उठ जाएंगे। ऐसा बार बार कहने के साथ साथ वह बिना रुके दरवाजा खटखटा ही चला जा रहा था। अब गजेंद्र पाल की आवाज योगराज के कानों में पहुंचने लगती है। वो ऐसा महसूस कर रहा है कि गजेंद्र पाल कुछ चेतावनी के स्वर में कह रहा है। अचानक से योगराज की नींद टूट जाती है और वो हड़बड़ाकर उठ बैठता है। उठने के बाद उसे एहसास होता है कि उसके कानों में जाती हुई आवाज कोई सपना नहीं थी, बल्कि गजेंद्र पाल सच में ही काफी बेचैन होकर लगातार दरवाजा खटखटा रहा था। योगराज उठकर दरवाजा खोलता है। उसके ऐसा करते ही गजेंद्र पाल लगभग दरवाजे से अंदर की ओर गिरते गिरते बचता है। फिर योगराज की तरफ देखकर कहता है, भैया जी क्या हमें गिरा ही देंगे? योगराज उसके चेहरे की तरफ देखता है। फिर गजेंद्र को एहसास होता है कि गलती उसी की थी। वो ही दरवाजे पर अपना पूरा वजन छोड़कर खड़ा था। अब गजेंद्र पाल कहता है, माफ कीजिए, वो हड़बड़ी में हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब योगराज वापस अंदर की तरफ जाते हुए सुस्त आवाज में कहता है, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। एक काम करो, पहले थोड़ा पानी पी लो, शांत हो जाओ, उसके बाद बोलो कि क्या हुआ है। गजेंद्र पाल भी योगराज के पीछे जाते हुए कहता है, भैया जी पानी पीने में वक्त बर्बाद करने के लिए भी वक्त नहीं है। योगराज जाकर दोबारा से अपने बिस्तर के कोने पर बैठ जाता है और अपनी दोनों हथेलियां बिस्तर पर टिका लेता है और अपनी चढ़ी हुई आंखों से गजेंद्र पाल की तरफ देखता है। अब योगराज एकदम धीमी आवाज में बड़े ही आराम आराम से कहता है, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे खुद माँ साहिब यहाँ चलकर आ रही हो और तुम्हारी मेरी गर्दन उनकी तलवार पर हो। गजेंद्र पाल ये सुनते ही और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है, बस भैया जी, सुबह सुबह उठते ही अपने मुंह से ऐसे शब्द मत निकालिए। वैसे भी एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। मेरा मतलब है एक तरफ शेर है और दूसरी तरफ भेड़िया। अब योगराज अपने बाएं हाथ को उठाकर अपनी तर्जनी उंगली को हिलाकर गजेंद्र पाल को अपने पास बुलाता है। पहले तुम इधर आओ। गजेंद्र पाल योगराज के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। अब योगराज गजेंद्र पाल की गर्दन से पकड़कर उसका चेहरा अपने पास लाता है और फिर अपनी नाक से उसके मुंह के पास सूंघता है। फिर कहता है, मुझे लगा कि तुमने पी रखी है और नशा अब तक नहीं उतरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर उसकी गर्दन को छोड़ देता है और आगे कहता है, जब तुम्हें चढ़ी नहीं है तो फिर सुबह सुबह पहेलियां काहे बुझा रहे हो? सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि हुआ क्या है? क्या कुआं, खाई, शेर, भेड़िया क्या बड़बड़ा चले जा रहे हो? अब गजेंद्र पाल कहता है, भैया जी आप समझ नहीं रहे हैं। हमारी जिंदगी में दो ही तो बड़ी मुसीबतें हैं, एक माँ साहिब और दूसरा वो रोहित मारवा। यह सुनते ही योगराज की नींद पूरी तरह से उठ जाती है और वो बिस्तर से उठ खड़ा होता है। फिर गजेंद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, जो भी कहना है साफ साफ कहो, पूरी बात बताओ कि हुआ क्या है। गजेंद्र पाल अपनी सांसों को काबू में लेते हुए कहता है, भैया जी माँ साहिब का आदेश है कि उन्हें रिया चाहिए। मुझे डर इस बात का लग रहा है कि उस रोहित मारवा ने ना जाने अब तक हमें क्यों छोड़ रखा है। जितना सब कुछ हम कर चुके हैं उसके बदले में हमारी मौत पहले ही तय है। अब अगर हमने उसे और छेड़ा तो हमारी कब्र कहाँ खुदेगी ये किसी को नहीं पता होगा। रोहित छोड़िए भैया जी, वो अनिका भी कुछ कम नहीं है। बस जब तक वो मैदान में नहीं उतरी तभी तक हम सुरक्षित हैं। सच का तो पता नहीं, लेकिन सुना है कि वो रात ही रात में लाशों के ढेर लगा देती है। अब योगराज गजेंद्र पाल की तरफ से दूसरी ओर घूम जाता है और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर चलने लगता है। कमरे में इसी तरह टहलते हुए वो कहता है, जब खुद माँ साहब के सबसे काबिल लोग और सबसे काबिल यंत्र रोहित के बेटे का अपहरण नहीं कर पाए, तब तुम और मैं मिलकर ही क्या कर लेंगे? ये मुमकिन ही नहीं है। ये स्थिति तो ऐसी है कि हम खुद चुन लें कि हमें किसके हाथों मरना है, माँ साहब के अथवा रोहित मारवा के। हम पहले ही यहाँ छिपे बैठे हैं ताकि अपनी जान बचा सके। अब हमें बाहर निकलना है, वो भी मौत का सामना करने के लिए। क्या गजब की खबर लाए हो सुबह सुबह। ये सुनकर गजेंद्र पाल कहता है, नहीं नहीं भैया जी, हमें इस मिशन पर नहीं जाना है। यह सुनते ही योगराज एक बार फिर से गजेंद्र की तरफ घूम जाता है और उसके पास आ जाता है। फिर उससे कहता है, तो फिर इतना घबराए हुए क्यों हो? गजेंद्र पाल कहता है, हमें सिर्फ सूचनाएं देनी है। इस मिशन की सभी योजनाएं वो खुद बनाने वाली है और पूरा भी खुद ही करने वाली है। यह सुनकर योगराज को एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कि उसके कान सुन्न हो गए हैं। उसके दिमाग की सोचने समझने की क्षमता एक पल के लिए स्थिर हो गई है। इस वक्त उसका शरीर, आंखें और दिमाग तीनों स्थिर थे। गजेंद्र पाल योगराज के भाव विहीन चेहरे को देखकर उसे हाथ लगाते हुए कहता है, भैया जी आप सुन रहे हैं? भैया जी कुछ बोलिए। अब योगराज कहता है, हाँ। गजेंद्र पाल कहता है, इसके अलावा एक और बुरी खबर भी है। मेरा मतलब है कि भयानक खबर है। सेकंड तक एक ही स्थिति में रहता है, जैसे कि वो पहली खबर के अलावा अन्य कोई बात सुन ही न पा रहा हो। उसके बाद नी गर्दन हिलाते हुए कहता है, ये नहीं हो सकता।
माँ साहेब कभी भी अपना किला छोड़कर बाहर नहीं निकल सकती। जरूर तुम्हारे सुनने समझने में कोई गलती हुई है। अगर बाहर निकलेंगी भी तो कम से कम दिल्ली कभी नहीं आएंगी। अब गजेंद्र पाल कहता है, भैया जी मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। ये मिशन और उसकी योजना उन्होंने दोनों ही अपने अंतर्गत रखी हैं। हाँ, ये भी सच है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे ये साबित हो कि वो खुद आ रही हैं। लेकिन मैं घबराया हुआ सिर्फ इसलिए हूँ कि अगर वो खुद यहाँ आ गई तो जब हम रोहित की हर खबर रखते हैं तो क्या हमारी सारी खबर उसके पास नहीं होती होंगी। मुझे बस यही डर खाए जा रहा है कि अगर माँ साहिब के यहाँ आने का रहस्य खुल गया तब क्या होगा। उनका यहाँ आना रोहित को साफ साफ इंगित कर देगा कि उसके मुजरिम हम ही हैं। वो माँ साहिब तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन हमारी गर्दन उड़ाना उसके लिए पल भर का काम है। अब गजेंद्र पाल अपने कमरे में रखी हुई कुर्सी पर बैठ जाता है। उसका एक हाथ हैंडरेस्ट पर था और दूसरे हाथ की कोहनी हैंडरेस्ट पर रखकर उसकी हथेली चेहरे पर घूम रही थी। वो लगातार कुछ सोच रहा था। गजेंद्र पाल बिना उसकी सोच में किसी तरह का खलल डाले चुपचाप वहां खड़ा योगराज की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर के बाद वो गजेंद्र पाल से कहता है, गजेंद्र कुछ तो ऐसा है जिसकी हमें खबर नहीं है। शेरनी मान से बाहर या तो शिकार के लिए आती है या तो अपने बच्चों के लिए। ये शेरनी खुद शिकार करने नहीं निकलती, उसके लिए बड़ी फौज पाल रखी है। हम पहले ही अपनी जान बचाकर दुबक कर सुरक्षित बैठे हैं, तब फिर क्या वजह हो सकती है। ये सब कहते हुए योगराज की आंखें और शरीर एकदम स्थिर था। लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग में एक बात कौंध उठती है और वो अपने चेहरे से अपना हाथ नीचे करते हुए गजेंद्र की तरफ तेज नजरों से देखता है और कहता है, गजेंद्र बच्चा और बच्चे जैसा एक ही बात है। पता करो इस वक्त लक्ष्य कहाँ है, तभी ये तय हो पाएगा कि इस मिशन का नेता कौन हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मारवा हमारी सोच से कहीं आगे चल रहे हैं। अब गजेंद्र पाल कहता है, भैया जी आप जानते हैं कि उस लक्ष्य के बारे में पता लगाने के लिए मैं बहुत छोटा प्यादा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही वो बाहर की तरफ जाने लगता है, योगराज उसे रोकते हुए कहता है, गजेंद्र एक टीम को माँ साहिब के दिए हुए काम पर लगाओ और तुम खुद बिना किसी को कानो कान खबर हुए हम दोनों के भारत से लापता होने का बंदोबस्त करो। अब न जाने कब इसकी जरूरत पड़ जाए। ये सुनते ही गजेंद्र के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। लेकिन नेताजी योगराज उर्फ कूटनीतिज्ञ भैया जी उसकी दूरदृष्टि पर सवाल उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। इसलिए वो अपनी गर्दन दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिलाकर हामी भरते हुए वहां से बाहर जाने लगता है। तभी योगराज को कुछ याद आता है और वो गजेंद्र को एक बार फिर से रोकते हुए कहता है, गजेंद्र गजेंद्र। यह आवाज सुनकर अपनी जगह पर रुक जाता है और वापस योगराज की तरफ पलटते हुए कहता है, जी भैया जी। अब योगराज कहता है, तुम किसी और खबर की बात भी कर रहे थे ना। अब गजेंद्र के चेहरे पर एक बार फिर से घबराहट दिखाई देने लगती है और वो कहता है, जी भैया जी हुआ तो अच्छा ही है पर बहुत बुरा हुआ। योगराज कहता है, तुम फिर से गोल गोल बातें करने लगे, अपने मन को स्थिर करो नहीं तो तुम ही गोल हो जाओगे, हर तरफ मुसीबत है। अब गजेंद्र पाल कहता है, जी भैया जी दरअसल खबर मिली है कि आपका प्रतिद्वंदी का पार्टी हाउस सान्याल पार्टी हाउस जहां पर है वहां कोई बड़ी दुर्घटना घटी है। सब कुछ तहस नहस हो गया है। वहां इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ है कि शायद ही कोई बचा हो। दूर दूर तक भूकंप के झटके जैसे महसूस हुए हैं। ना जाने उसने वहां कौन सा बम छुपा कर रखा था जो अचानक से इस तरह फूटा है कि ऐसा लग रहा है कि वो पूरा का पूरा हाउस जमीन में धंस गया हो। गजेंद्र की ये बात सुनकर योगराज कहता है, ये बताओ अपने हाथों से अपनी मौत कौन लिखता है। गजेंद्र अबोध बालक की तरह योगराज के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, मालूम नहीं भैया जी। अब योगराज जवाब देता है, जो मूर्ख होते हैं और हमारा प्रतिद्वंदी कोई मूर्ख नहीं। अब गजेंद्र पूछता है, क्या मतलब भैया जी, जरा साफ साफ कहिए कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे सीधी सधी बात भी समझ नहीं आ रही है। शायद अभी मैं कुछ समझने की हालत में नहीं हूँ। अब योगराज कहता है, यही कि जरूर कोई और मामला है। ऐसा कहकर योगराज एक बार फिर से अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरने लगता है जैसे कि वो कुछ सोच रहा हो। इसके बाद इसी तरह सोचते हुए गजेंद्र से कहता है, आज सुबह सुबह और कितने अनसुलझे रहस्य एक साथ प्रकट होने वाले हैं। फिर योगराज गजेंद्र पाल की तरफ देखते हुए कहता है, इस पर मीडिया का क्या कहना है। गजेंद्र पाल जवाब देता है, भैया जी मुझे ये खबर मीडिया से नहीं मिली, अपने कार्यकर्ताओं से मिली है। उनके लिए तो हर चीज खुशी है अथवा शौक, इसके आगे वो कुछ सोचते ही नहीं। इसलिए किसी कार्यकर्ता का फोन आया था जिसे इस घटना से संबंधित खुद भी आधी अधूरी ही बात पता थी, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन जब मैंने इस बारे में पता किया तो ये सच है कि वहाँ ऐसा कोई हादसा हुआ है जैसा कि मैंने बताया। बाकी कुछ देर में मीडिया भी इस पर चर्चा करती हुई नजर आएगी। ऐसा कहकर वो झट से आगे बढ़ता है और योगराज के कमरे में लगा हुआ टीवी ऑन कर देता है। उसके बाद योगराज की तरफ मुड़ते हुए कहता है, भैया जी आप ये देखिए, मैं जरा काम निपटा कर आता हूँ। भूमि नए मिशन पर जहाँ एक और दिल्ली पुलिस का बड़ा हिस्सा आज की सबसे बड़ी दुर्घटना के क्षेत्र में मौजूद था,
वहीं अभी तक भूमि और अर्जुन सिंह इस खबर से बिल्कुल अनजान थे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। यह करीब सुबह के 5 बजे के आसपास का वक्त था, जब दिल्ली की स्थानीय गलियां अपनी दिन की चहल पहल के मुकाबले अक्सर सुनसान दिखाई देती हैं और स्थानीय सड़कों का हाल भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। भूमि ने छठी इंद्री को उसकी वर्तमान जगह से थोड़ी और दूरी पर एक सुनसान जगह पर बुला लिया था। छठी इंद्री अपने खबरी को टारगेट पर निगाह रखने का काम देकर भूमि से मिलने चला गया था। कुछ ही देर बाद भूमि, अर्जुन और कौटिल्य नियत जगह पर पहुंच जाते हैं। छठी इंद्री भी वहीं आ जाता है। उन्हें देखकर छठी इंद्री खुश होते हुए कहता है, जय हिंद मैडम एंड सर। वह सभी छठी इंद्री की गुड मॉर्निंग लेते हुए कहते हैं, जय हिंद। जहां भूमि और अर्जुन सिंह छठी इंद्री से बात करने लगते हैं, वहीं कौटिल्य सिर्फ उनकी बातें सुनता है और अपनी डिवाइस पर अपनी आंखें गड़ाई लगातार उंगलियां चलाते हुए दिखाई देता है। अब भूमि कहती है, कैसे हो छठी इंद्री। अब छठी इंद्री अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए मुस्कुराकर कहता है, मैडम ठंड में सिकुड़ रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ठीक हूँ और पूरी तरह से तैयार भी। आप बस आदेश दे कि आगे क्या करना है। अब भूमि आगे कहती है, पहले ये कहो कि अभी फिलहाल की क्या खबर है। छठी इंद्री कहता है, मैडम मुझे लगता है कि अब वो एक्सरसाइज कर रही होगी। उसे नींद भगाने के लिए सुबह 4 बजे ही दूध चाहिए होता है। भूमि चेहरा बनाते हुए छठी इंद्री की तरफ देखती है। इस बार भी भूमि का एक हाथ उसकी कमर पर था और गर्दन हल्की सी एक और झुकी हुई थी। छठी इंद्री तुरंत ये समझ जाता है कि भूमि क्या पूछना चाहती है। वो अपनी बात को बदलते हुए कहता है, मैडम मेरा मतलब है कि रास्ता एकदम साफ है, वो अंदर ही है और इस वक्त दिल्ली की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज आप उसे अपनी आंखों से देखेंगी। उसके बाद मेरी खबर पर पक्का होने की मुहर लगाएंगी। तभी अपने चेहरे के हाव भाव बदलते हुए बड़ी ही मासूमियत से छठी इंद्री कहता है, मैडम रोज रोज इसकी जासूसी करने की जगह पर आप इसे पकड़ क्यों नहीं लेती और अपने तरीके से इसका मुंह क्यों नहीं खुलवा। इसकी वजह से कितने सारे लोगों का सुख चैन सब खराब हुआ पड़ा है। भूमि अपना चेहरा बनाकर छठी इंद्री को ये जताते हुए कि वो उसकी बात को कितना महत्व दे रही है, उससे कहती है, तुम्हारी बात मुझे ठीक लग रही है, चलो आज यही करते हैं। अब कौटिल्य छठी इंद्री को अपने हाथ में पकड़ी हुई डिवाइस को दिखाते हुए कहता है, देखो छठी इंद्री, इस वक्त हम यहाँ हैं, बताओ हमारा टारगेट कहाँ पर है। उस डिवाइस की स्क्रीन को देखकर छठी इंद्री के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ जाते हैं और हल्की सी मुस्कान भी। इसके बाद वो कौटिल्य के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, वाह ये तो बड़ी ही बढ़िया चीज है, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा, इतना साफ और सटीक। अर्जुन पीछे से छठी इंद्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हैरान बाद में हो लेना, अभी कौटिल्य की पूछी हुई बात का जवाब दो। छठी इंद्री कहता है, हाँ हाँ सर। इसके बाद वो कौटिल्य की डिवाइस पर उस जगह को इंगित करता है जहां उन्हें जाना था। अब कौटिल्य स्क्रीन को बड़ा करता है तो छठी इंद्री उसे घर को अंकित करता है जहां उन्हें टारगेट मिलने वाला था। अब कौटिल्य भूमि की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे बस 5 मिनट दो, उसके बाद हम चल सकते हैं। भूमि अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कर देती है। ठीक 5 मिनट बाद कौटिल्य कहता है, मैंने आसपास के सभी कैमरों को चेक किया है, यहाँ किसी तरह का कोई खतरा मौजूद नहीं है, अगर तुम चाहो तो सीधा अटैक कर सकती हो। अब भूमि कौटिल्य से कहती है, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि वो वहाँ पर है या नहीं, और अगर वो नहीं है तो कौन है। अब अर्जुन सिंह कहता है, चाहे अंदर जो भी हो, लेकिन अगर कोई है तो आज के मिशन के लिए वही टारगेट है। इसके कुछ ही मिनटों बाद भूमि, अर्जुन सिंह, छठी इंद्री और कौटिल्य एक घर के चारों तरफ बनी हुई फैंस को लांघते हुए अंदर पहुंच जाते हैं। वो सभी उसके मुख्य दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और दरवाजे के आजू बाजू छुपकर अपने हथियार संभालकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद भूमि छठी इंद्री को इशारा करती है। छठी इंद्री आगे बढ़ता है और दरवाजे की डोर बेल बजाता है, लेकिन अंदर से कोई नहीं आता। भूमि फिर से इशारा करती है। अब छठी इंद्री कई बार दरवाजा खटखटाता है और साथ में बार बार डोर बेल भी बजाता। उधर अंदर बैठा टारगेट दरवाजा खोलने की जगह पर सिर्फ एक ही सवाल को बार बार दोहराता है, बाहर कौन है, क्या चाहिए। इसका बड़ा कारण ये था कि यहाँ मौजूद सभी कैमरा कौटिल्य ने हैक कर लिए थे, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहे थे। कई बार कोशिश करने के बाद भी टारगेट अपने कैमरा को वायरस फ्री नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो ये देखने में सक्षम नहीं था कि बाहर दरवाजे पर कौन है। लेकिन उसकी परेशानी, हैरानी लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो खुद भी अपने आप में एक काबिल हैकर था। भूमि एक बार फिर से छठी इंद्री को इशारा करती है। अब छठी इंद्री अंदर से आती हुई आवाज का जवाब देता है, मैं हूँ मैडम, दरवाजा खोलिए, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है, आपको तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा। ये आवाज काफी जानी पहचानी थी, इसलिए अंदर बैठा टारगेट उसे की होल से देखने की कोशिश करता है। छठी इंद्री को पहचानने के बाद वो दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही भूमि उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे मोड़कर पीछे घुमा देती है और अपनी बंदूक उसके सिर पर रखते हुए कहती है, यू आर अंडर अरेस्ट, नकली निपुण मीणा। अब अर्जुन सिंह निपुण पर वज्र करते हुए कहता है, जरा मुझे देख लेने दो ये निपुण मीणा है भी या नहीं। इतना कहकर वो अपने ढके हुए चेहरे के साथ निपुण मीणा के सामने आ जाता है और टारगेट के चेहरे को खींचकर देखता है।
कई बार ऐसा करने पर टारगेट ऊ की आवाज करते हुए अपने दर्द को जताता है। अब अर्जुन सिंह भूमि की तरफ देखते हुए कहता है, इसके चेहरे पर लगा हुआ मास्क बड़ी ही अच्छी क्वालिटी का है, कितनी कोशिश करने के बाद भी निकल नहीं रहा। ठीक इसी वक्त कौटिल्य आगे आता है और एक स्प्रे से निपुण मीणा के चेहरे पर कुछ छिड़क देता है। 30 सेकंड के अंदर अंदर टारगेट बेहोश हो जाता है। अब कौटिल्य कहता है, ये असली है या नकली, ये हम यहाँ से जाने के बाद भी पता लगा सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले कि हमें कोई देख ले। अब भूमि टारगेट को छठी इंद्री और अर्जुन सिंह के हवाले करते हुए कहती है, तुम लोग इसे गाड़ी में बिठाओ, तब तक हम एक बार अंदर देख लेते हैं, शायद कुछ काम का मिल जाए। थोड़ी देर बाद भूमि और कौटिल्य भी अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। अब भूमि छठी इंद्री से कहती है, इसके बारे में किसी को कुछ खबर न हो। छठी इंद्री कहता है, आप निश्चित रहिए मैडम। इसके बाद भूमि छठी इंद्री को वहां से चले जाने के लिए इशारा करती है। मारवा हाउस। सुबह हो चुकी थी। अर्जुन सिंह भूमि और कौटिल्य को साथ में छोड़कर वहां से चला जाता है। भूमि रोहित मारवा की सिक्योरिटी की मदद से निपुण मीणा को मारवा हाउस के सीक्रेट अंडरग्राउंड में पहुंचा देती है। इस वक्त भूमि और कौटिल्य को भी आराम की सख्त जरूरत थी, लेकिन फिर भी वो दोनों सीक्रेट अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो प्रीति उन्हें पहले से वहीं मौजूद दिखाई देती है। प्रीति अपना काम पूरा करके बस बाहर ही निकल रही थी कि उसे अपने सामने भूमि और कौटिल्य दिखाई देते हैं। भूमि और कौटिल्य को वहां देखकर प्रीति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पहले वो भूमि के गले लग जाती हैं और फिर पीछे हटते हुए उससे मुस्कुराकर कहती हैं, क्या बात है भूमि दी, मैं देख रही हूँ कि आजकल आपको अकेले रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, आपको हमेशा एक कंपनी की जरूरत रहती है। फिर शिकायत के अंदाज में आगे कहती है, मुझे तो आप बड़ा कहती थी कि हर चीज की सही उम्र होती है, लेकिन आपके नियम कायदे खुद के लिए भी हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। शायद घर का कोई बड़ा आपसे कुछ कहता नहीं है। बेचारा कोई कुछ कहे तो कैसे कहे, क्योंकि उनके पास कोई प्रीति जैसा सुनने वाला नहीं है, बल्कि भूमि मारवा है। फिर थोड़ा हक जताते हुए आगे कहती है, चलिए जाने दीजिए, उन बड़ों का काम मैं छोटी होकर ही पूरा कर देती हूँ, इसलिए अब मैं आपसे कह रही हूँ कि एक अच्छा लड़का देखकर जल्दी ही शादी कर लीजिए। अकेलापन अक्सर तनाव की वजह बनता है, स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। अब क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ इसलिए आपको सलाह दे रही हूँ, यह स्ट्रेस अच्छे इंसानों को पागल जैसा कर देता है। प्रीति की बात सुनकर भूमि हमेशा की तरह उसे जकड़ नहीं लेती और ना ही उसे टपली मारती है। वो बड़े ही आराम से जवाब देती है, ठीक है, कर लूंगी, तुम्हारी शादी से पहले कर लूंगी। अब खुश भूमि के हाव भाव देखकर प्रीति दंग रह जाती है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि 2 रातों के अंदर भूमि का स्वभाव इस तरह से नया रूप ले सकता है। प्रीति भूमि की तरह बड़ी बड़ी आंखों से अपना मुंह खुला रख कर देखती है कि तभी भूमि उसकी ठोड़ी पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, इसे बंद करो, अभी मीठा खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और अब ये बताओ कि तुम जो काम करने यहाँ आई थी उसकी डिटेल क्या है। अब प्रीति भूमि की बात पर ध्यान न देते हुए आगे कहती है, वाह भूमि दी, 2 दिनों में ही आपकी काया पलट हो गई। इस बार भूमि उसके सिर पर टपली देती है और कहती है, जो पूछा है पहले उसका जवाब दो, ये सब बाद में। तभी प्रीति को याद आता है कि भूमि और कौटिल्य दोनों ही थके होंगे, इसलिए उन्हें ज्यादा देर तक यहाँ रोकना ठीक नहीं है। इसलिए वो जवाब देती है, भूमि दी, वो बिल्कुल ठीक है, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है, उसे कोई इंटरनल इंजरी भी नहीं है। अब भूमि कहती है, वेल, अब तुम एक बार उसे भी देख लो, तुम्हारे लिए एक और टाइम पास लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर भूमि वहीं खड़े खड़े एक दूसरे कमरे की तरफ हाथ कर देती है। अब प्रीति फिर से भूमि की बात को इग्नोर करते हुए बड़ी ही कूल होकर कहती है, हाँ, मैं उसे देख लूंगी, लेकिन पहले आप मुझे इसके बारे में बताइए कि आपको ये मुसीबत कहाँ से मिली। क्या आप पिछली 2 रातों से इसी के पीछे दौड़ रही थी? आप मुझसे कह देती तो मैं इसे आपके लिए पहले ही पिंजरे में डालकर पेश कर देती। मेरे पास कई मौके थे जब आपका काम इतनी आसानी से किया जा सकता था जितना कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। अब भूमि कहती है, अपनी हवाबाजियां बंद करो, तुम्हें हर बात पर मजाक सूझता है, तुम जानती नहीं हो कि ये कितनी खतरनाक चीज है। अब प्रीति कहती है, भूमि दी, आप नहीं जानती कि मैं क्या चीज हूँ।